Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, The Nursing Heights. I hope you all are doing well. As in our previous video, we have discussed regarding the ABG analysis, and in that, we will summarize that we have learned regarding the respiratory alkalosis, respiratory acidosis, metabolic acidosis, and all that. And in the end of the session, we have discussed a little bit about the compensation mechanism. So in today's video we will do some questions. Okay, so we will start with the first question, and in first question, read it. During ABG analysis, blood is collected from, and the four options are artery, second is vein, then capillary, and then any site. Okay, so in this question the answer is आर्टरी. ओके, सो जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं एबीजी एनालिसिस करने के लिए वो हम कहाँ से लेते हैं? आर्टरी से लेते हैं. और आर्टरी भी ये है कि उसमें हम किस किस आर्टरी से सैंपल ले सकते हैं? दैट इज रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी एंड फेमोरल आर्टरी. हम इन सब आर्टरीज से सैंपल ले सकते हैं, पर जो हम प्रायोरिटी हम, क्योंकि एम्स और ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं, नोट सेट होता है, उसमें हमसे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम प्रायोरिटी वाइज जो सैंपल लेते हैं वो हम किससे लेते हैं? रेडियल आर्टरी को हम प्रेफर करते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो सैंपल लिया जाता है ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस वो कहाँ से लिया जाता है? आर्टरी से लिया जाता है. और कौन सी आर्टरी से? मोस्ट प्रेफरेंस जो देते हैं हम रेडियल आर्टरी को देते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर ये ऑप्शंस में होंगे और ऑल ऑफ दीज भी होगा तो आप ऑल ऑफ दिस को मार्क करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर प्रायोरिटी बेसिस पे अगर पूछते हैं तो हम मोस्टली रेडियल आर्टरी का ही यूज करते हैं. एंड इसके लिए जो हम एंगल मेंटेन करते हैं, जैसे निडल, हम सिरिंज लेते हैं, एक निडल लेंगे, और सिरिंज कौन सी सिरिंज लेते हैं? हम उसके लिए हिपेरिनाइज सिरिंज लेते हैं. और इसमें भी जो सिरिंज होती है वो हिपेरिनाइज्ड, कहीं कहीं जो होती है वो सप्लाई में हिपेरिनाइज सिरिंज आती है, बट वैसे हम कैसे उसको हिपेरिनाइज कर सकते हैं? हम हिपेरिन लेंगे और उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे अंदर से सिरिंज के, बस उसकी बाउंड्रीज में ही वो रहेगा. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन टू इवेलुएट रेडियल एंड अल्नार आर्टरी पेटेंसी. और जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है एलन टेस्ट, कूप्स टेस्ट, कैपिलरी रिफिल टेस्ट एंड होमेंस टेस्ट. तो इसका जो हमारा आंसर होता है कि हम एबीजी से पहले या फिर कह सकते हैं हमारे जो रेडियल आर्टरी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो हम सैंपल लेते हैं वो आर्टरी से लेते हैं, और उसमें भी 3 आर्टरी होती है, रेडियल, फेमोरल और ब्रैकियल, इन सब से ले सकते हैं, और प्रायोरिटी बेसिस पे रेडियल आर्टरी से लेते हैं. तो उससे पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है? एलेंस टेस्ट होता है. इस क्वेश्चन का आंसर होगा एलेंस टेस्ट. और जो एलेन टेस्ट के लिए है वो हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. ओके, इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ. बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रेडियल और अल्नार आर्टरी को लोकेट करते हैं. हम क्या चेक करना चाहते हैं कि इफ वी पंचर द रेडियल आर्टरी, हम आर्टरी को पंचर अगर कर देंगे सैम्पलिंग के लिए, और उसके बाद हमारे हैंड को सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई वेसल तो होनी चाहिए ना. अगर रेडियल आर्टरी जो मेजर आर्टरी है हैंड के लिए वही डैमेज हो जाएगी तो हमारा जो हैंड में क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई रुक जाएगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अल्नार आर्टरी है दैट इज कोलेटरल सर्कुलेशन, कि उसके रेडियल आर्टरी के अलावा अगर कोई सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन कर सके हमारे हैंड के परफ्यूजन को. देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एबीजी सैंपल. अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है ना. तो क्या होता है, कई बार हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में चले जाते हैं कि हम जो सिंपल वैल्यूज जो हमें याद रखनी होती है ना वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब हमें सिंपल चीज़ें भी हमारे माइंड में रखनी चाहिए. ठीक है, तो इसको आप देखते ही अगर आपका क्लियर है बेसिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा. दैट इज 35 to 45 mm ऑफ Hg. तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितना होता है एबीजी सैंपल में? 35 to 45 mm ऑफ Hg. ओके, सो अब हम आते हैं हमारे एबीजी एनालिसिस वाले पार्ट पे. उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जो हमने बेसिक जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो इस जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन एन एबीजी सैंपल रिपोर्ट शोज पीएच कितना दिया है हमारे पास? 7.20. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 35 mm ऑफ Hg.
एंड बाइकार्बोनेट आयन का लेवल कितना दिया है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड दीज फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ, ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो वही हम 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले पीएच को देखोगे। क्वेश्चन में पीएच दिया है 7.20 और जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपको पता होगा कितनी होती है 7.35 टू 7.45। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि जो पीएच है वो है लेस देन 7.35 और जब पीएच लेस देन 7.35 होता है तो इसका मतलब क्या होता है एसिडोसिस, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन का आधा आंसर मिल गया। अब हमें पता करना है कि ये मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि जो चेंज आ रहा है वैल्यू में, लो हो रही है या हाई हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में आ रहा है या फिर बाइकार्बोनेट आयंस के लेवल में आ रहा है। अगर चेंज बाइकार्बोनेट में होगा तो जो ओरिजिन होगा वो मेटाबॉलिक होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आ रहा है तो क्या होगा रेस्पिरेटरी ओरिजिन का एसिडोसिस होगा। तो अब आप अगर चेक करोगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो दे रखा है 35 mm of Hg, और जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 टू 45 mm of Hg। तो कंपेयर करोगे तो ये क्या है नॉर्मल है, ठीक है। अब सेकेंडली इसका मतलब रेस्पिरेटरी तो कोज है नहीं। सेकेंड हम चेक करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल। बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल नॉर्मल कितना होता है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप देखोगे कि जो बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल है वो है लेस देन 22, और अगर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल नॉर्मल लेवल से कम होता है तो उस केस में क्या होता है एसिडोसिस ही होता है, और फिर ओरिजिन भी क्या हो गया मेटाबॉलिक हो गया। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है वो क्या हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको बस यही दिया जाएगा और पीएच वगैरह क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसको उल्टा भी किया जा सकता है ताकि आप और कंफ्यूज हो जाओ कि इतने सारे पीएच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे एनालाइज करोगे इतने कम टाइम में। तो करना कुछ नहीं है, वही जो हमारे 2-3 सिंपल स्टेप्स है उन्हीं को ही अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अब क्वेश्चन में आपको उल्टा फॉलो करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, इसमें पूछा है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जो है वो आंसर कौन सा होगा। तो आप अभी ऑप्शंस को मत देखो, आप सबसे पहले ये सोचो कि जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जब होती है तो इफेक्ट किस किस चीज पे आता है। फर्स्टली हम क्या देखेंगे एल्कलोसिस कब होती है, जब पीएच क्या होता है वो मोर देन हो जाता है 7.45 से, ओके। और वो मेटाबॉलिक कब होगा, जब इफेक्ट किस पे आता है बाइकार्बोनेट आयन पे इफेक्ट आता है, और बाइकार्बोनेट आयन जब क्या होता है ज्यादा हो जाता है तो एल्कलोसिस होती है। दैट मीन्स कि जो बाइकार्बोनेट आयंस का जो लेवल है वो मोर देन किससे हो जाएगा 26 से, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है 22 टू 26, ठीक है। तो हमें ये तो मिल गया कि जो पीएच है वो क्या होगा मोर देन 7.45 होगा, दैट मीन्स एल्कलोसिस। और अगर मेटाबॉलिक है तो चेंज आएगा किसमें बाइकार्बोनेट आयन में, और बाइकार्बोनेट आयन जब ज्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिक ओरिजिन होता है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शन में ऐसा है कि जो पीएच है वो मोर देन 7.45 है और बाइकार्बोनेट आयन है वो मोर देन 26 है। तो अब अगर इसमें आप पीएच को देखते हो तो जो मोर देन 7.45 है वो किसमें है, 2 ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपके पास ये तो है नहीं कि दोनों ही आंसर हो गए, फिर आप चेक करोगे कि बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल कितना है। अब यहाँ पे है 26 और यहाँ पे 36, तो मेटाबॉलिक ओरिजिन कब होता है अगर एल्कलोसिस है तो मोर देन 26, बट ये तो नॉर्मल है तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा डी होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम ऐसे घुमा के भी दे देते हैं ना तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सेम अप्रोच ही यूज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स, pH is 7.43 and partial pressure of carbon dioxide 28 mm of Hg, बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल है 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड दिस इज नोन एज। आपकी बार हमारे सामने बहुत बड़े बड़े से ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। ए इज पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस,
fully compensated metabolic acidosis, partially compensated respiratory acidosis and fully compensated respiratory alkalosis। ठीक है, तो इन बड़े बड़े ऑप्शंस को देख के डरना बिल्कुल नहीं है, वैसे ही हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो आज क्लियर करेंगे कंपनसेशन वाला कंसेप्ट जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले वही अप्रोच हम सेम वे में ही करेंगे। सबसे पहले पीएच को चेक करेंगे। ठीक है, पीएच हमारा कितना है इस क्वेश्चन में 7.43। ठीक है, अब इसको देखो कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 7.45। अब हम देख रहे हैं कि जो पीएच है वो तो विद इन नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हम चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है और बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नॉर्मल लेवल होता है 35 to 45 mm of Hg। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है हमें 28, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है लेस देन 35 है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। फिर हम चेक करेंगे बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल, दैट इज 18 और नॉर्मल कितना होता है 22 to 26 और ये भी क्या है लेस देन 22 है। तो अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को देखते हैं तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम होता है दैट मीन्स एल्कलोसिस। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आयन के लेवल को अगर देखोगे तो वो भी कम हो रहा है। अगर वो भी कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हमने सेम डायरेक्शन रूल में भी पढ़ा था कि जब कंपनसेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है तो जो दोनों की वैल्यूज होती है ना वो एबनॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का और बाइकार्बोनेट आयंस का दोनों का ही वैल्यू एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब बॉडी कहीं ना कहीं अगर एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरे में चेंज लाके कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और पीएच जो है वो नॉर्मल है। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब पीएच विद इन नॉर्मल रेंज होता है ना तो इसका मतलब वो फुल्ली कंपनसेट हो चुका है, मतलब बॉडी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है कंपनसेशन करने में। और अगर पीएच एबनॉर्मल है मतलब विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है और इन दोनों की वैल्यूज भी एबनॉर्मल है तो उसका मतलब क्या होता है पार्शियल कंपनसेशन कर रही है। दैट मीन्स कि जो बॉडी ने है वो कोशिश तो की है बट वो पूरी तरह से कंपनसेट नहीं कर पाई है। ओके, तो इसमें अब आप देखोगे कि इन सब में से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे है जो पीएच है वो वैसे तो नॉर्मल है, बट अगर आप देखोगे जो पीएच है वो ज्यादा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगर इधर जाता है वैल्यू तो यहाँ पे क्या होता है एसिडोसिस होता है, और अगर इस साइड हम आते हैं स्केल में तो क्या होता है एल्कलोसिस होता है। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू है 7.43, वो क्या है ज्यादा इधर की साइड शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे आएगी 7.43। तो इसका मतलब जो है एल्कलोसिस था बॉडी में बट वो अब कंपनसेशन कर रही है बॉडी। तो इसका मतलब हो तो रहा है एल्कलोसिस। अब जो एल्कलोसिस है वो कब होता है, या तो तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम हो जाएगा या फिर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल तो कम हो रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे एल्कलोसिस तब हो रही है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। और अगर इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पे प्राइमरी इफेक्ट आ रहा है तो यानी कि कोज क्या होगा रेस्पिरेटरी। तो इसमें हम दो ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब इससे हम क्या करते हैं, दो ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं जो कि क्या है एसिडोसिस वाले। दैट मीन्स ये दोनों तो है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है एल्कलोसिस हो रहा है। तो या तो आंसर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब आपको देखना है कि वो पार्शियल कंपनसेशन हो रहा है या फुल कंपनसेशन हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर जो पीएच है वो विद इन नॉर्मल रेंज है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनसेशन है जो वो फुल्ली कंपनसेशन हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस।
ओके, आई होप कि जो थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। तो इस पे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी कंफ्यूजन बचा है वो भी क्लियर ही हो जाए। तो एक और क्वेश्चन कैसे है, ए पेशेंट हैज़ द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यूज, ऐसे ऐसे वैल्यूज दी गई हैं और हमारे पास वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए थे वैसे ही कुछ ऑप्शंस हैं। तो वही हम देखेंगे सबसे पहले। ये तो आपको पता चल गया होगा फुल्ली और पार्शियल के लिए आपको क्या देखना है कि पीएच अगर नॉर्मल होगा तो इसका मतलब कंपनसेशन फुल हो रहा है, और अगर पीएच अबनॉर्मल है तो पार्शियल है, ठीक है। तो पीएच अगर हम देख रहे हैं तो वो है 7.5, और ये क्या है, मोर देन 7.45। 7.45 से क्या है, ज़्यादा है। अगर पीएच ज़्यादा होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में, एल्कलोसिस। अब चेक करना है कि जो एल्कलोसिस है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एल्कलोसिस जो है वो दो ओरिजिन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। अब जो चेक करो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कितना दे रखा है, 49 mmHg, और ये क्या है, मोर देन 45 है। नॉर्मल कितना होता है, 35 to 45 होता है, ठीक है। अगर मोर देन 45 अगर वैल्यू होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका मतलब क्या होता है, एसिडोसिस, ठीक है। तो अब पीएच के अकॉर्डिंग तो एल्कलोसिस शो हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, बढ़ी हुई है, इसका मतलब एसिडोसिस है, तो ये तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे बाइकार्बोनेट आयन का लेवल। बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या है, नॉर्मल है 22 to 26, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो है मोर देन 26। और अगर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल मोर देन 26 होता है तो एल्कलोसिस होता है। अब अगर हम देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एल्कलोसिस को कंपनसेट करने के लिए बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, क्या वो उसको फुल्ली कंपनसेट कर पा रही है या नहीं। अगर फुल्ली करती तो हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज में होता, पर वो नॉर्मल रेंज में नहीं है, इसका मतलब फुल्ली कंपनसेटेड तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये फुल कंपनसेशन नहीं है। अब अगर पार्शियल है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि एसिडोसिस हो रहा है कि एल्कलोसिस हो रहा है। ऑफ कोर्स एल्कलोसिस हो रहा है, जो हमने अभी भी सोल्व किया। और जो एल्कलोसिस है वो उसका ओरिजिन क्या है, मेटाबॉलिक है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल जब बढ़ता है तो एल्कलोसिस होता है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, जो कि कंपनसेटेड क्या है, पार्शियली कंपनसेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। आई होप अब आपको शायद कंपनसेशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज़ द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यूज, एंड उसमें पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ये सब हमें वैल्यूज दी गई हैं। विच मेडिकेशन वुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। जो यहाँ पे ये वैल्यूज दी गई हैं एबीजी के सैंपल की, उसके अकॉर्डिंग उसमें पेशेंट में क्या जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो जो नर्स को है वो कौन सी मेडिकेशन प्रेफर करनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन वाया द नेजल कैनुला, देन एपिनेफ्रिन इंट्रावीनस पुश, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरली। दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ओके। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन सी कंडीशन हो रही है, जो पीएच है वो हमारा कम हो रहा है, लेस देन 7.35 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है, एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को। अब हम चेक करते हैं जो एसिडोसिस का ओरिजिन क्या है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर देखते हैं तो वो क्या है, लेस देन 35 है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो एल्कलोसिस होता है। तो पेशेंट का पीएच तो कम हो रहा है, उसको तो एसिडोसिस हो रहा है। अब हम चेक करेंगे बाइकार्बोनेट आयन का लेवल। बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो है लेस देन 22 होता है, और अगर इसका लेवल लेस देन 22 होता है तो एसिडोसिस होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पेशेंट का एसिडोसिस हो रहा है वो मेटाबॉलिक है। ठीक है, तो हमें अब ये पता चल गया है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है, तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, तभी हम आगे कुछ एक्शन लेंगे। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि जो आप बॉडी में बफर बेस होता है ना हमारा, जो मेन होता है क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। आप अगर उनको इंक्रीज कर दोगे ना तो क्या हो सकता है, ये
ट्रीट हो सकता है। या फिर क्या हो, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल अगर कम हो जाता है तो भी ट्रीट हो सकता है, बट वो रेस्पिरेटरी के केस में होगा। पर यहाँ पे क्या कोज आ रहा है, मेटाबॉलिक कोज आ रहा है, तो हम जो एक्शन लेंगे वो बाइकार्बोनेट आयन पे लेंगे। अब हम ऑप्शन वाइज अगर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट है इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्ब, अगर हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि हाँ इससे हम ट्रीट कर सकते हैं कि अगर हम आईवी पेशेंट को बाइकार्बोनेट आयंस दे देते हैं तो सीधा ब्लड में जाएंगे, वो एज अ बफर बेस काम करेगा और वो इस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, पीएच किस पे आ जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। सेकेंड है ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। अब पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या इस पे कुछ इफेक्ट आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे? ऑक्सीजन का लेवल तो ऑलरेडी सही है, 95 है, तो उससे बाइकार्बोनेट आयन पे तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हम चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एपिनेफ्रिन इंट्रावीनस पुश। एडीआर का आईवी पुश करने से भी क्या हमारा एसिड बेस बैलेंस ट्रीट हो सकता है? उससे आयंस में उसमें कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरली। अब इस वाले ऑप्शन में दो चीजें हैं, अगर हम ऐसी कंडीशन में ओरल मेडिकेशन ही प्रेफर करेंगे तो इतना जल्दी बॉडी पे वैसे ही इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, और ज्यादा एक्सिगरेट हो जाएगी, है ना। तो ओरली तो जाएगा ही नहीं, और ऊपर से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उससे कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो हमारा मेन बफर बेस होता है ना वो बाइकार्बोनेट आयन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो सबसे अच्छा इफेक्ट किससे आता है, इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द कोज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, एक्सेसिव वोमिटिंग, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपरवेंटिलेशन। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले तो आपको टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो हम अगर अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन को तो हम कैसे करेंगे, इसमें दिया है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज ये हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। ठीक है, उसमें जो एसिड बेस इम्बैलेंस होता है वो वैल्यूज क्या क्या चेंज आता है उसमें। तो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब होता है बॉडी में तो हमारा जो पीएच है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, लेस देन 7.35 हो जाता है। ठीक है, एक तो हमें ये चीज़ पता होती है। और अगर वो रेस्पिरेटरी है तो चेंज किस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आता है, प्राइमरी चेंज। ठीक है, कंपनसेशन वाले में जाएंगे तो अलग बात है, उसमें तो बाइकार्ब भी चेंज हो जाएगा, वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, बट प्राइमरीली चेंज किस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब एसिडोसिस होता है तो जो PaCO2 होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मोर देन 45 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों चीज के बेसिस पे अगर हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे पहला हमारा दिया है एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे कुछ चेंज आता है, कुछ चेंज नहीं आता है, उसमें क्या होता है हमारे आयंस के लेवल में चेंज आता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, बाइकार्ब आयन, हाइड्रोजन आयन, इन सब का लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, है ना। तो उसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पे तो कुछ इफेक्ट आया ही नहीं। देन सेकेंड इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस में आपको पता ही है कि जो कीटोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में, जिससे एसिडिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी तो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर हमारा आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप सोचोगे जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो अंदर ही रह जाएगी, वो आउट हो ही नहीं पाएगी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 है ब्लड में वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में आप सभी को पता है कि अगर हम बहुत फ्रिक्वेंटली ब्रेथ कर रहे हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से वॉश आउट हो जाता है ना, क्योंकि हम पर मिनट जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है ब्लड में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या वॉश आउट हो रही है विद एवरी ब्रेथ। तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इफ अगर हमारी बॉडी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। ओके,
थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, बट आप और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो और आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने जो बेसिक क्वेश्चंस है वो करने की ट्राई करी है, प्लस जो कंपनसेशन वाला जो मेथड होता है जिसमें जाके हम ज़्यादा फंस जाते हैं, वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।